हेलो एवरीवन, ये हमारा 7वां लेक्चर है और ये चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। तो इसमें हम लोग रिफ्लेक्शन का लगभग टॉपिक पढ़ लिए। तो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो भी टॉपिक था लगभग कंप्लीट कर लिए। एक टर्म उसमें छूट रहा था, आवर्धन मैग्नीफिकेशन। तो ये 7वें लेक्चर में बात कर लेते हैं। उसके बाद इसी लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन भी बात करने वाले हैं, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है उस टॉपिक पे भी बात करेंगे। लेकिन रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक जो बाकी रह गया था इससे पहले वाले लेक्चर में, उसको हम इसमें कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद 2 सवाल भी दिए थे इससे पहले वाले लेक्चर में लास्ट में, जिसमें से बस 2 ही स्टूडेंट का जवाब आया है, एक मिथिलेश कुमार और एक मधु शाहपुर के। तो उस दोनों का जवाब सही है, लेकिन उम्मीद था कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट का जवाब आएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इस वजह से लेक्चर को लेट भी किए हम, है ना, क्वेश्चन के आंसर के इंतजार में, कि हो सकता है स्टूडेंट कुछ लेट देख रहे हो तो लेट से जवाब देंगे। तो 2-3 दिन लेट से ये लेक्चर बना रहे हैं, 7वां लेक्चर। तो हम आगे पढ़ा रहे हैं इसमें आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन। एक टर्म छूट रहा था, उस टर्म को इसमें हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आवर्धन मैग्निफिकेशन क्या है, इस टर्म को बताने के बाद जो 2 क्वेश्चन दिए थे हम, उसको भी अब यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है सबको। तो टॉपिक हमारा मैग्निफिकेशन आवर्धन रह गया है। तो आवर्धन क्या होता है, यानी कि मैग्निफिकेशन। हम लोग इससे पहले अभी पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन में, कनकेव और कन्वेक्स वाले में, कि मैग्निफिकेशन यानी कि वस्तु का नेचर पूछते थे या साइज पूछते थे कि साइज का बनता है वो। तो उसमें हम लोग पढ़ते थे हाईली डैमनिस्ड या डैमनिस्ड यानी कि छोटा, अत्यंत छोटा, बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। तो ये सब जो टर्म है पता कैसे चलता है, उसी को निकालने के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन का इस्तेमाल करते हैं। आवर्धन की मदद से उसको निकालते हैं। तो आवर्धन है क्या, अब उसको हम इस थ्योरी से समझ लेते हैं। ठीक है, और आवर्धन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आवर्धन फाइंड करने के लिए, मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए हमको किन किन तत्व की, किन किन टर्म की आवश्यकता पड़ती है, किन किन चीजों के मदद से हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो थ्योरी कह रहा है मैग्निफिकेशन के बारे में क्या, कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह आपेक्षिक विस्तार जिससे यह पता चलता है कि कोई प्रतिबिंब अपनी बीम यानी कि ऑब्जेक्ट की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, मैग्नीफाइड है। आवर्धित यानी कि मैग्नीफाइड। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य, जो डिफिनीशन लिखा हुआ है, जो डिफिनीशन हम यहाँ देख रहे हैं बोर्ड पर, उस डिफिनीशन से यह पता चलता है कि हमारा जो मैग्निफिकेशन है, आवर्धन क्या होता है, कि कोई भी वस्तु से उसका प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बना है, कितना आवर्धित है या कितना छोटा है, इस चीज को बताने के लिए हम आवर्धन का इस्तेमाल करते हैं। और आवर्धन होता है क्या, उसको किस टर्म में डिनोट करते हैं, तो ये लिखा हुआ है कि इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई के अनुपात, अनुपात कहने का मतलब उसको हम डिवाइड या कह सकते हैं फ्रैक्शन में रखते हैं, भिन्न में। तो ऊपर में भिन्न में उसके नोमिनेटर में क्या होता है, इमेज का जो हाइट होता है वो, और उसके डिनोमिनेटर यानी कि हर में क्या होता है हमारा, वस्तु जो ऑब्जेक्ट है उसका हाइट, यानी कि उसके अंश में प्रतिबिंब का ऊंचाई और हर में ऑब्जेक्ट का ऊंचाई, यानी कि वस्तु बीम की ऊंचाई। यही लिखा हुआ है। और आगे हम इस टर्म को, इस थ्योरी को इक्वेशन के रूप में लिखे हैं, जो हम यहाँ देख रहे हैं कि दैट इज एम, यानी कि मैग्निफिकेशन को शो कर रहे हैं यहाँ पर जो एम है। तो मैग्निफिकेशन क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको हम एच आई से नोट कर रहे हैं। एच यानी कि हाइट, आई मींस इमेज, इमेज का हाइट। दूसरा बट्टे में जो नीचे लिए हैं बीम की ऊंचाई, जिसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओ मींस ऑब्जेक्ट और एच मींस हाइट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम थ्योरी ना लिखकर, उसको वर्ड में ना लिखकर, नॉर्मली हम बस सिंबल से भी दर्शा सकते हैं कि एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच आई अपॉन एच ओ। कहीं पे एच डैश बाय एच भी लिखा जाता है। तो बहुत सारे टर्म आते हैं, लेकिन हम उस टर्म को किस चीज के लिए डिनोट कर रहे हैं, किस चीज को दर्शाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जरूरी है। तो यहाँ पर एच डैश का मतलब हो गया इमेज का हाइट और एच मींस ऑब्जेक्ट का हाइट। बट हम यहाँ पर क्लियरली लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। कभी कभी क्या होता है, एच डैश और एच में कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंफ्यूजन ना हो उसके इंडिकेशन के लिए इमेज का पहला लेटर आई और ऑब्जेक्ट का पहला लेटर ओ इस्तेमाल कर लेते हैं, एच आई अपन एच ओ। ये जो इक्वेशन है हमारा, वो किस चीज को शो कर रहा है, वो हमारा मैग्निफिकेशन, आवर्धन फाइंड करने को शो कर रहा है, कि इससे हम आवर्धन को फाइंड कर सकते हैं। और इस टर्म को हम एक और इक्वेशन के रूप में लिखे हैं। कौन सा इक्वेशन है हमारा, वो है हमारा माइनस भी बाय यू। क्या है, यहां देख सकते हैं कौन सा टर्म है हमारा, m इक्वल टू माइनस भी बाय यू।
तो v बाय u क्या है? v यहाँ पर इससे पहले हम पढ़ चुके, v किस चीज को दर्शाता है? तो v हमारा वस्तु, ये प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाता है, और जो u है वो वस्तु की दूरी को दर्शाता है। ध्रुव से यानी कि पोल से वो कितने दूरी पर रखा हुआ, इस टर्म को वो दर्शाता है। तो इक्वेशन से क्लियर हो रहा है हमारा। हम इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं या इससे भी, यानी कि इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एच अपन एच ओ जो है हमारा वो बराबर हो सकता है माइनस बी बाय यू से। अगर हमारे पास हाइट ना रहे इमेज और ऑब्जेक्ट का, तो हम इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से भी मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि हम हाइट जब लेंगे तो हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब हम डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ पर जो नेगेटिव ऋणात्मक चिन्ह है हम उसका प्रयोग करेंगे, और उसके प्रयोग के बाद ही मैग्निफिकेशन को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट हैं जिसकी जानकारी होना ज्यादा जरूरी है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू जो क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें मदद करेगा। ठीक है, देखते हैं एक एक टर्म। तो सबसे पहला टर्म इसमें आ रहा है कि यदि m, अगर हमारा m क्या हो, ऋणात्मक है यानी कि नेगेटिव, जब हम m की वैल्यू निकालेंगे, चाहे हम इसके मदद से निकाल लें और चाहे हम इसके मदद से निकाल लें, जब हम m की वैल्यू निकालेंगे, m का जो भी वैल्यू आएगा, अगर माइनस में मान आता है, कुछ भी आ रहा है मैग्निफिकेशन 1 2 3, सपोज 1 मानते हैं या 2 मानते हैं, कुछ भी आ सकता है, अगर नेगेटिव आ रहा है तब जो प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा होगा, वास्तविक। तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। क्लियर है? प्रतिबिंब कैसा होगा जब नेगेटिव में आएगा, तो इमेज दर्पण के सामने जब बनता है, तो भी जब हमारा दर्पण के सामने होता है तो साइन कन्वेंशन से पढ़े वहां पर माइनस में होता है, यानी कि जब माइनस में आ रहा है तो दर्पण के सामने बन रहा है, और दर्पण के सामने जब बन रहा है तो वो रियल होता है, वास्तविक होता है। क्लियर सा कंसेप्ट है। दूसरा, यदि m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो अगर धनात्मक, ऋणात्मक पहला वाला था, दूसरा क्या, धनात्मक। यदि m हमारा क्या हो, धनात्मक हो, तो यदि m धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? प्लस वाला है तो साइन कन्वेंशन से, यानी कि मिरर के बिहाइंड, दर्पण के पीछे बन रहा होगा, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे जब बनेगा तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा, हमारा आभासी होगा। तीसरा फैक्ट पे चलते हैं। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है दोनों फैक्ट? तीसरे फैक्ट पे चलते हैं। तीसरा है कि यदि एच आई इक्वल टू एच ओ, कहने का मतलब हाइट ऑफ इमेज जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, यानी कि m क्या होगा, वन, जब वैल्यू सेम होगा अंश और हर में, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो कटकर वैल्यू क्या देगा, वन देगा। वन देगा यानी कि एच आई और एच ओ बराबर है, तब जो प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो इक्वल यानी कि सेम टू सेम होगा ऑब्जेक्ट का, यानी कि तब इमेज और ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है उतना ही इमेज का हाइट है, उसी साइज का, सेम साइज का, सिंपली कह सकते हैं सेम साइज का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद चौथा फैक्ट, चौथा फैक्ट क्या हमारा, हम चौथे फैक्ट को देख सकते हैं। कह रहा है कि यदि एच आई ग्रेटर देन एच ओ, इट मीन इमेज का हाइट जब ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट के हाइट से, तब क्या होगा हमारा, तब हम देखेंगे कि m जब ग्रेटर होगा, क्योंकि एच आई एच ओ से बड़ा होगा, तो m जो होगा मैग्निफिकेशन वो 1 से ज्यादा होगा। जब m हमारा 1 से ज्यादा होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्रतिबिंब जो है वो बीम से बड़ा होगा। ये हमारा बीम लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है हमारा वो क्या होगा, बीम से बड़ा होगा। क्लियर, यानी कि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा जब मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा। उसके बाद एक आखिरी पॉइंट यहाँ पर देखते हैं कि यदि एच आई लेस देन एच ओ, यानी कि इमेज जब ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, जब इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा तो m क्या होगा, लेस देन 1। जब m हमारा लेस देन 1 होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रतिबिंब बीम से छोटा होगा, प्रतिबिंब जो इमेज बनेगा वो बीम से छोटा होगा। ठीक है, तो ये सारा, क्योंकि यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि इमेज लेस देन शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट बड़ा शो कर रहा है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बीम से छोटा होगा। तो ये जो भी फैक्ट था इससे रिलेटेड, आवर्धन से रिलेटेड, वो हम यहाँ पर क्लियर कर लिए इस टर्म में। ठीक है, तो समझ में आ रहा है हमारा मैग्निफिकेशन। एक नोट लिखा है इसमें जो बहुत ही काम आने वाला है, क्या है कि समतल दर्पण का आवर्धन सदैव +1 होता है। कि जब हम मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे समतल दर्पण का, प्लेन मिरर का, तो मैग्निफिकेशन इसका हमेशा क्या होगा, +1 आएगा। किसका, ये प्लेन मिरर वाले का। तो ये टर्म याद रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। और यहाँ पर जो प्लस चिन्ह है वो किस चीज को शो करता है, प्लस चिन्ह ये शो करता है कि वो जो इमेज प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी होगा, यानी कि वर्चुअल होगा। और 1 शो करने का मतलब क्या हो गया,
वन कब शो करता है, इस टर्म को अभी हम यहाँ फैक्ट में समझे थे। वन कब शो करता है, जब H1 और HO आपस में बराबर हो तो प्रतिबिंब का आकार बीम के बराबर होगा, यानी कि वन ये शो कर रहा है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। तो +1 वस्तु को शो कर रहा है कि वो इमेज और वस्तु साइज क्या होगा, सेम होगा, और प्लस शो करने का मतलब वो आभासी होगा। तो इस टर्म को भी हम क्लियरली याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि एकदम बेसिक सा टर्म एकदम क्लियर कंसेप्ट के साथ बता रहे हैं, तो आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद हम जो क्वेश्चन दिए थे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जो 2 क्वेश्चन दिए थे तो उसके लिए बोर्ड साफ करना पड़ेगा, तो 1 सेकेंड के लिए हम बोर्ड खाली छोड़ते हैं ताकि सब नोट कर सको उसको। अब हम इसको इरेज करते हैं, अब सवाल पे आते हैं। तो अब हम सवाल पे आते हैं। सवाल हम क्या दिए थे, उस सवाल को एक बार देख लेते हैं, ठीक है, और सब ध्यान से सुन भी लोगे। तो सवाल, सबसे पहला सवाल जो हम दिए थे वो था कि एक गोलीय दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या है, गोलीय दर्पण का क्या वक्रता त्रिज्या, यानी कि आर दिया हुआ, आर कितना दिया हुआ था, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद और क्या टर्म दिया हुआ था क्वेश्चन में कि इस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, हमको एफ फाइंड करना, और यह दर्पण उत्तल है या अवतल ये भी बताना है। तो उत्तल या अवतल हम किस आधार पर बताएंगे, तो साइन कन्वेंशन के आधार पर लेंथ का हम साइन देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग अवतल और उत्तल दर्पण को बताएंगे। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं फोकल लेंथ क्या फाइंड आउट होता है। तो इसमें हमको एफ पता करना है, ठीक है। तो आर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पता क्या करना है, एफ पता करना है। तो अब फाइंड करते हैं हम लोग एफ। तो हम लोग रूल पढ़े हैं कि जो आर होता है वो 2f के बराबर होता है। अगर यहाँ से f की वैल्यू फाइंड करना हुआ तो देयरफॉर f बराबर क्या होगा, 2 इधर आके डिवाइड में होगा r के साथ, ये हमारा इक्वेशन निकल कर आएगा और इस इक्वेशन की मदद से f फाइंड आउट हो जाएगा। यानी कि यहाँ हम देख सकते हैं f बराबर r हमारा 24 दिया हुआ था, वो यहाँ पुट कर लेंगे और नीचे में 2 हो जाएगा, जिससे कटने के बाद ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। 12 सेंटीमीटर प्लस में आता है, एफ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर निकलेगा, और जब ये प्लस में आ रहा है तो कौन सा दर्पण होगा हमारा, कौन सा, ये हम साइन कन्वेंशन में बताए हैं कि जब दर्पण कनकेव वाला होता है तो फोकल लेंथ, फोकस हमारा यहाँ होता है, ये फोकस है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ही फोकल लेंथ होता है। तो कनकेव में साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इधर माइनस वाला आता है, और कन्वेक्स में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार का जो हमारा दर्पण होता है इसमें फोकस इधर होता है तो फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ, और साइन कन्वेंशन में इधर वाला जो टर्म आता है प्लस वाला, यानी कि जब प्लस वाला है तो ये कौन सा दर्पण होगा, कन्वेक्स। तो जो वैल्यू आया हमारा वो कन्वेक्स वाला होगा, यानी कि उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। तो क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, क्वेश्चन का आंसर हम एफ पे फाइंड आउट कर लिए और उसके साइन कन्वेंशन की मदद से दर्पण भी पता कर लिए कि कौन सा दर्पण है, ये उत्तल है या अवतल है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, जिसमें मिरर फॉर्मूला का उपयोग करना था, यूज करना था मिरर फॉर्मूला, जो दर्पण सूत्र है हमारा, और उसके मदद से फाइंड करना था। तो क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अवतल दर्पण है, इमेज बना लेते हैं, अवतल दर्पण है हमारा, और इसके पोल से, ध्रुव से, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल से यानी कि ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंदु बीम का प्रतिबिंब, और जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर पे, यहाँ से यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट यानी कि हाइट को यू से नोट करते, जो 20 सेंटीमीटर पे यहाँ मान लेते हैं कि रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, जो 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद इमेज कहाँ बन रहा है, तो कह रहा है कि प्रतिबिंब ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने ही बन रहा है। तो दर्पण की फोकस दूरी निकालना है, और जो इमेज बन रहा है वो भी दर्पण के सामने, और वो 10 सेंटीमीटर पर बन रहा है, इमेज यानी कि भी। तो
वो 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसका हाफ यहाँ, तो इमेज यहाँ बन रहा है और कितना सेंटीमीटर पे, यानी कि भी क्या है 10 सेंटीमीटर। और फाइंड करना है हमको इसमें एफ क्या होगा, यानी कि यू दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, तो यू और भी दिया हुआ एफ पता करना है। तो अब साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा न्यूमेरिकल जब भी हम सॉल्व करेंगे। तो साइन कन्वेंशन से दर्पण के इधर वाला जो भी वैल्यू आएगा कनकेव में वो सब क्या होगा माइनस वाला होगा, इधर जो है प्लस में। तो हमारा ऑब्जेक्ट भी इधर है और इमेज भी इधर है, तो जो वैल्यू आएगा वो माइनस में यू -20 होगा और भी -10 होगा। अब हम दर्पण का सूत्र मिरर फॉर्मूला जानते हैं, क्या है मिरर फॉर्मूला, 1/b + 1/u = 1/f। अब उस पर हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। तो जो हमारा मिरर सूत्र है, दर्पण का जो सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। अब इस इक्वेशन पे हम वैल्यू को पुट करते हैं और फाइंड करते हैं। तो 1/v, v का वैल्यू -20 अब प्लस u 1/-10 और इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, ये 1/20 और प्लस 1/10 इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पर फ्रैक्शन का जब हम एडिशन करते हैं तो नीचे वाले टर्म का एलसीएम लेना पड़ता है, जो जानते भी होंगे सभी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 20 और 10 का जब हम एलसीएम लेंगे, यानी कि लघुत्तम समाप्त बढ़ते लेंगे, तो क्या होगा 20 आएगा। अब ये 20 से 20 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, वैल्यू 1 आता है, और 1 ये ऊपर वाले 1 से इंटू होगा तो 1 हो जाएगा। और यहाँ प्लस है तो प्लस 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, और इंटू में ऊपर का जो 1 है वो 1 आएगा। तो एकदम बेसिक कैलकुलेशन का भी हम कैलकुलेशन बेसिक से बता दे रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है वो वैल्यू, और कहाँ से हम फ्रैक्शन को कॉमन लेते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर जो टर्म आया 1 × 1 1 हो जाएगा, 1 × 1 1 और प्लस 2 × 1 का 2 हो जाएगा, और अपन में 20 हो जाएगा जो 1/f का वैल्यू है। यहाँ से टर्म को अब हम इधर लिख लेते हैं। यहाँ देखते हैं कि 1 और प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, और माइनस जो टर्म था ब्रैकेट वो हटा लेते हैं, और अपन 20 ये 1/f की वैल्यू हो गई। तो हमको पता करना f का वैल्यू, जब f का वैल्यू पता करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये पलट जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/-20/3। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो लगभग अप्रोक्स में -6.67 के अप्रोक्स वो आंसर देगा। यही हमारा क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। इसमें रिफ्लेक्शन को नहीं बताते हैं, अपवर्तन को। ठीक है, उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम अपवर्तन का बात कर लेंगे। इस लेक्चर में टोटल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड सारे टर्म को क्लियर कर लिए, यानी कि ये रिफ्लेक्शन वाले टर्म यानी कि परावर्तन पे ही खत्म करते हैं, अपवर्तन के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। ठीक।